हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्कूल ऑनलाइन। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी पॉलिटिकल थ्योरी, एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करेंगे जो कि पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो आइडियोलॉजी है एनार्किज्म, यानी अराजकतावाद। आइए देखते हैं एनार्किज्म क्या है। एनार्किज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि स्टेट की अथॉरिटी को रिजेक्ट करती है, यानी राज्य की सत्ता का विरोध करती है। वो मानती है कि राज्य जो है इट इंटरप्ट्स द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है। कौन? राज्य। और जो व्यक्ति है, व्यक्ति स्वभाव से ही क्या होता है? रैशनल होता है, वो विवेकशील होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है यानी कि निष्कपट होता है, और राइटियस यानी न्यायपरायण होता है। एक व्यक्ति स्वभाव से ही रैशनल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और राइटियस होता है, और अगर स्टेट उसको रेगुलेट करता है, उसको ऑथराइज करता है किसी इंडिविजुअल को, तो इससे उसकी स्वतंत्रता में, उसकी फ्रीडम में बाधा उत्पन्न होती है। और इसके कारण जो सोसाइटी का डेवलपमेंट है और जो उस इंडिविजुअल का डेवलपमेंट है, दोनों में ही एक इम्पेडिमेंट बन जाता है। कौन? स्टेट। फ्रेंड्स, अगर हम दैनिक जीवन की बात करें, डेली लाइफ की, तो हम अराजकतावाद का मतलब क्या समझते हैं? अराजकतावाद से हमारा मतलब होता है दंगे फसाद या अव्यवस्था या तोड़फोड़। इन सब चीज़ों से हम मतलब लेते हैं अराजकता का, राइट। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में इसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। पॉलिटिकल साइंस में एनार्किज्म का मतलब डिसऑर्डर बिल्कुल नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में एनार्किज्म का मतलब है लैक ऑफ पावर एंड लैक ऑफ गवर्नमेंट, यानी शक्ति का अभाव और सरकार का, सत्ता का अभाव। यही क्या है? एनार्किज्म है। एनार्किज्म का मतलब डिसऑर्डर, चाहे वो मोरल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर से संबंध नहीं है एनार्किज्म का। अब हम देखते हैं कि एनार्किज्म जो वर्ड है वो वर्ड डिराइव कहाँ से होता है। तो एक ग्रीक वर्ड है एनआर्खे, वहाँ से हम डिराइव करते हैं एनार्किज्म को, जिसका मतलब क्या होता है? विदाउट रूल और अथॉरिटी, यानी सत्ता का अभाव और नियमों का अभाव, वही क्या है? एनार्किज्म है। एनार्किज्म एक हेडलेस सोसाइटी की बात करता है, यानी एक ऐसा समाज जिसका कोई प्रमुख ना हो, उसकी बात करता है एनार्किज्म। तो इस प्रकार एनार्किज्म एक मॉरल डॉक्ट्राइन है, एक नैतिक सिद्धांत है जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को, समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करने की बात करता है, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की बात करता है। कौन? एनार्किज्म। इट्स अ मोरल डॉक्ट्राइन कंसर्न्ड विथ मैक्सिमाइजिंग द पर्सनल फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी। अब हम देखते हैं कि एनार्किस्ट जो हैं वो किन किन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। तो एनार्किस्ट सोशल थ्योरिस्ट ऑफर क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दीज थ्री, विच फर्स्ट स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, सेकंड इकोनॉमिक्स एंड थर्ड रिलीजन। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी राज्य और उसकी कार्यकारी संस्थाएं, इनका ये एनालिसिस प्रस्तुत करता है एनार्किज्म। वो कैसे? एनार्किस्ट जो हैं वो कहते हैं कि एक थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौता सिद्धांत समाज में प्रचलित है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में व्यक्तियों का एक समाज था, ठीक है, और उस समाज में अराजकता व्याप्त हो गई, डिसऑर्डर व्याप्त हो गया, और उस अराजकता से निपटने के लिए व्यक्तियों ने क्या किया? व्यक्तियों ने अपना एक लीडर बना लिया और उसे कहा, एक गवर्नमेंट बना ली और उसे कहा कि आप हमें रेगुलेट करो, आप हमारे ऊपर शासन करो, हमें ऑथोराइज करो। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी प्रचलित है समाज में। लेकिन एनार्किस्ट कहते हैं कि ये जो सोशल थ्योरी है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, ये वास्तव में व्यक्तियों को रेगुलेट ही नहीं करती, ये व्यक्तियों का शोषण करती है।
कुछ एक एलाइट क्लासेस हैं, कुछ प्रिविलाइज्ड वर्ग हैं, कुछ विशेषाधिकार युक्त वर्ग हैं जिनका ये पोषण करती है, जिनकी ये सहायता करती है। लेकिन ये जो पब्लिक है, जो आम जन है, आम सिटीज़न हैं, उनका ये शोषण करने का काम करती है, एक्सप्लॉयटेशन करने का काम करती है। और इस हिसाब से वो उसकी निंदा करते हैं राज्य की, और इसे एक अननेसेसरी एविल बताते हैं, यानी एक अनावश्यक बुराई है। राज्य ऐसी बुराई है जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। अब सेकंड वो बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो अगर एनार्किज्म को इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो ये एंटी कैपिटलिस्ट है, यानी ये पूंजीवाद की विरोधी विचारधारा है। अब ये पूंजीवाद का विरोध क्यों करती हैं? क्योंकि पूंजीवादी जो विचारधारा है ये एलाइट्स के द्वारा रूल की जाती है, ये उच्च वर्ग के द्वारा शासित की जाती है पूंजीवादी विचारधारा। और ये जो पूंजीवादी हैं ये प्रोडक्टिव मेंबर्स जो हैं समाज के, जो वर्किंग मेंबर्स हैं वास्तव में, उनका इकोनॉमिकली, कल्चरली और स्पिरिचुअली यानी हर प्रकार से, हर तरीके से उनका शोषण करती है, उनका दमन करती है। और सिर्फ ये जो प्रिविलाइज्ड वर्ग है, ये जो विशेषाधिकार युक्त वर्ग है, पहले से ही उसको और पोषित किए जाती है और उनका, वर्कर्स का, प्रोडक्टिव क्लास का इनका शोषण करती है ये जो इकोनॉमी है वो। तो ये बात करते हैं एनार्किस्ट कि अगर हमें इस वर्कर क्लास का, इस श्रमिक वर्ग का अगर हमें उद्धार करना है, इनका इमेंसिपेशन करना है, इनकी मुक्ति करनी है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें सबसे पहले इस कैपिटलिज्म के, इस पूंजीवाद के जो पिलर खड़े हैं इनको जड़ों से बाहर उखाड़ फेंकना होगा। सबसे पहले हमें इस कैपिटलिज्म को समाप्त करना पड़ेगा, तभी जाके हम इमेंसिपेट कर पाएंगे वर्कर क्लास को। ठीक है, अब ये बात हो गई इकोनॉमिक्स की। अब देखते हैं रिलीजन के बारे में ये क्या कहते हैं। तो रिलीजन के बारे में वैसे ये जो हैं एनार्किस्ट, ये इसको अपोज नहीं करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को अपोज नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो एक मेन प्रोमिनेंट थिंकर है जो कि है लियो टॉल्स्टॉय, वो खुद एक स्पिरिचुअलिस्ट हैं। वो अपने आप को कहते हैं दैट आई एम अ क्रिश्चियन, मैं ईसाई हूँ। तो ये धर्म का विरोध नहीं करते हैं, स्पिरिचुअलिटी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ये ऐसी ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस का विरोध करते हैं, ऐसी संस्थाओं का, धार्मिक संस्थाओं का विरोध करते हैं जो कि व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान की बजाय, उसके स्पिरिचुअल अपलिफ्ट की बजाय वो क्या कार्य करते हैं? व्यक्ति के शोषण का, धर्म के नाम पर व्यक्ति के शोषण का काम करते हैं और सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, अपना हित देखते हैं और व्यक्तियों का शोषण करते हैं। ऐसी संस्थाओं का, ऐसी धार्मिक संस्थाओं का विरोध करते हैं ये। और ऐसी धार्मिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख कौन सी है? कैथोलिक चर्च, उसका ये विरोध करते हैं। और ये कहते हैं कि जो सेक्युलर गवर्नमेंट है उसकी ये फ्रेंड है। कौन? कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च है ये, इसकी सहायक, हम सहायक के रूप में वो देखते हैं। और वो कहते हैं कि व्यक्ति का शोषण करने में, इंडिविजुअल्स को एक्सप्लॉइट करने में कैथोलिक चर्च राज्य की सहायता करता है। इस प्रकार से ऐसे इंस्टीट्यूशंस का, ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का भी एनार्किस्ट क्या करते हैं? विरोध करते हैं। अब हम अगर एनार्किस्ट्स को देखें, अराजकतावादियों को देखें, तो उनमें दो प्रकार के मत हैं। एक तो जो है कॉमन, एक जो है डिफ़र, यानी उनके अंदर कॉमन बात क्या है और एक उनमें मतभेद किस बारे में है। तो एनार्किज्म, इसका जो मेन कोर आइडिया है वही क्या है? रिजेक्शन ऑफ स्टेट। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी कॉमन आइडियोलॉजी क्या होगी, कॉमन विचारधारा, कॉमन परसेप्शन क्या होगा कि रिजेक्शन ऑफ स्टेट एंड इट्स अथॉरिटी। इस बात पे तो मतभेद होना ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता। लेकिन ये डिफ़र कहाँ करते हैं? ये डिफ़र करते हैं इकोनॉमिक अरेंजमेंट इन अ स्टेटलेस सोसाइटी, कि मान लिया समाज होगा, स्टेटलेस होगा, लेकिन उसका इकोनॉमिक अरेंजमेंट कैसा होगा, उसकी आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की होगी, इस बारे में उनमें मतभेद है। मतभेद कैसे हैं? कई प्रकार के मत हैं, जैसे कि कलेक्टिविस्ट और म्यूचुअलिस्ट, समूहवादी और परस्पर निर्भर करने वाला सिद्धांत, एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता का सिद्धांत। ये लोग कहते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी प्रोडक्टिविटी है, उस पर क्या होना चाहिए? उस पर प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए, है ना, निजी स्वामित्व होना चाहिए, कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो जो भी प्रोड्यूस करते हैं, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका जो फ्रूट मिलेगा, उसका जो फल मिलेगा, उसके हकदार भी कौन होंगे, उसके ओनर भी कौन होंगे? वही इंडिविजुअल्स होंगे। ये बात कहते हैं कलेक्टिविस्ट और म्यूचुअलिस्ट। अब देखते हैं कम्युनिस्ट क्या कहते हैं। कम्युनिस्ट बात करते हैं एक सोशल ऑनरशिप की, कि
ये जो भी संसाधन हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको एक कॉमन ओनरशिप के अंदर रखना चाहिए, तभी हमें इंडिविजुअल फ्रीडम मिल सकती है। अगर कॉमन ओनरशिप, सामाजिक स्वामित्व होगा, तभी प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेगा। ये बात कहते हैं कम्युनिस्ट। अब इंडिविजुअलिस्ट कहते हैं लेबर फॉर लेबर, यानी श्रम के बदले श्रम का सिद्धांत। ये बात कहते हैं इंडिविजुअलिस्ट। यानी इस प्रकार से इकोनॉमिक अरेंजमेंट को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर उनमें आपस में कई मतभेद हैं कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार से संचालित हो। अब हम एक नज़र डालते हैं एनार्किज्म के प्रोमिनेंट थिंकर्स, उसके प्रमुख विचारकों पर। तो एनार्किज्म वर्ड हम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है विलियम गॉडविन का नाम। विलियम गॉडविन की एक बुक थी एन एनक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस एंड इट्स इन्फ्लुएंस अपॉन जनरल वर्च्यू एंड हैप्पीनेस। ये बुक थी विलियम गॉडविन की, और ये पहली बुक थी जिसने एनार्किस्ट कंसेप्शन को क्लियर किया। यानी अराजकतावादी जो भी विचारधारा है उससे संबंधित सबसे पहली बुक थी विलियम गॉडविन की एन एनक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस। ओके, और इस बुक में विलियम गॉडविन ने क्या कहा? इस बुक में विलियम गॉडविन ने एक ऐसी राज्यविहीन समाज की बात की, स्टेटलेस सोसाइटी के एस्टेब्लिशमेंट की बात की, जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति हैं, वो उनका किसी और के द्वारा, जैसे राज्य के द्वारा या पूंजीपतियों के द्वारा, कैपिटलिस्ट के द्वारा उनका शोषण ना हो, ऐसी स्टेटलेस सोसाइटी की बात की विलियम गॉडविन ने अपनी बुक के अंदर। और उसके इन विचारों से प्रभावित हुए रॉबर्ट ओवन, जॉन ग्रे और कई सोशलिस्ट थिंकर्स विलियम गॉडविन के इस व्यू से प्रभावित हुए, इस स्टेटलेस सोसाइटी के व्यू से। अब हम देखते हैं सेकंड थिंकर हमारे पियरे जोसेफ प्रूधो की एक बुक थी व्हाट इज़ प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति क्या है। इस बुक में प्रूधो ने कहा दैट प्रॉपर्टी इज़ अ थेफ्ट, संपत्ति ही क्या है? चोरी है। इस प्रकार से उन्होंने निजी संपत्ति का विरोध किया और वे थ्योरीज लेकर आए, कौन सी? म्यूचुअलिज्म की और फेडरलिज्म की। यानी म्यूचुअलिज्म का मतलब परस्पर निर्भरता की, और फेडरलिज्म यानी कि संघवाद की। एक एक करके देखते हैं। म्यूचुअलिज्म क्या है? म्यूचुअलिज्म में उन्होंने कहा इस थ्योरी में कि अगर हमें कैपिटलिस्ट सिस्टम को, पूंजीवादी व्यवस्था को अगर हमें समाप्त करना है, उसको अंडरमाइन करना है, तो उसके लिए हमें कुछ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस बनाने पड़ेंगे, आर्थिक संस्थाएं बनानी पड़ेगी, जैसे कि पीपल्स बैंक जैसी आर्थिक संस्थाएं बनानी पड़ेगी जो कि म्यूचुअल क्रेडिट के हिसाब से काम करेंगी, और वो एक संतुलन बनाने का काम करेगी व्यक्ति की उत्पादकता और व्यक्ति के उपभोग के बीच। यानी एक व्यक्ति कितना उत्पादित कर रहा है और साथ ही कितना उपभोग कर रहा है, इन दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित करने का काम करेगा पीपल्स बैंक या ऐसी अन्य आर्थिक संस्थाएं। ये बात कहते हैं प्रूधो। अब वो कहते हैं कि हम ये ऐसी संस्थाएं स्थापित तो कर दें, लेकिन ये जो स्टेट है, स्टेट का कंट्रोल है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर, सारी आर्थिक गतिविधियों के ऊपर स्टेट का आधिपत्य है। तो जब तक स्टेट अस्तित्व में है तब तक हम ऐसे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बना सकते। फिर वो इसीलिए वो बात करते हैं फेडरलिज्म यानी संघवाद की, और वो कहते हैं कि जो शक्ति है, शक्ति नीचे से ऊपर की ओर संचरित होनी चाहिए, यानी पावर शुड बी रेडिएटेड फ्रॉम द बॉटम टू अपवर्ड एंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग फेडरल और रीजनल लाइंस। यानी स्थानीय स्तर से ऊपर की ओर शक्ति प्रवाहित होनी चाहिए, और स्थानीय स्तर से ही जो संघीय स्तर है और क्षेत्रीय स्तर है उनको शक्तियाँ मिलनी चाहिए। यानी सोर्स क्या होना चाहिए? इट्स इंडिजिनस, यानी फ्रॉम बॉटम। प्रूधो के ही एक शिष्य हैं मिखेल बाकुनिन, जो कि एक प्रोमिनेंट थिंकर हैं ऑफ एनार्किज्म। अराजकतावाद के एक प्रमुख विचारक हैं मिखेल बाकुनिन, जो कि किसके शिष्य हैं? प्रूधो के। हम देखते हैं मिखेल बाकुनिन के बारे में। मिखेल बाकुनिन जो है एक एक्लेक्टिक थिंकर है। एक्लेक्टिक थिंकर यानी कि इनकी विचारधारा जो है वो बहुत विस्तृत है, यानी इनकी विचारधारा संकीर्ण नहीं है, बहुत उदार विचारधारा है, बहुत उदार विचारक हैं मिखेल बाकुनिन।
मिखाइल बाकुलिन कहते हैं कि सोशल डेवलपमेंट अगर हमें करना है, सामाजिक विकास हमें करना है, तो उसके लिए सबसे आवश्यक शर्त क्या है? सबसे आवश्यक है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन इज़ नेसेसरी फॉर सोशल डेवलपमेंट। और वो कहते हैं, उनका एक स्टेटमेंट है दैट द अर्ज टू डिस्ट्रॉय इज़ ऑल्सो ए क्रिएटिव अर्ज। पैराडॉक्स सा लग रहा है, विरोधाभास सा, कि द अर्ज टू डिस्ट्रॉय इज ऑल्सो क्रिएटिव अर्ज, यानी विनाश का आग्रह ही क्या है? एक रचनात्मक आग्रह है। विनाश का आग्रह भी क्या है? एक रचनात्मक आग्रह है। यानी अगर हम इसको एनार्किज्म के संदर्भ में देखें, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो अगर हम स्टेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने पर एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जहाँ सभी इंडिविजुअल्स फ्री होंगे और एक डेवलप्ड सोसाइटी का निर्माण होगा। तो हमने विनाश तो किया, लेकिन साथ में क्या आ रही है? रचनात्मकता भी आ रही है। ये बात कही मिखाइल बाकुनिन ने। मिखाइल बाकुनिन एक थ्योरी लेकर आते हैं कलेक्टिविज्म की। कलेक्टिविज्म के वो समर्थक हैं, यानी समूहवाद समष्टिवाद के वो समर्थक हैं। वो कहते हैं कि उत्पादन के जो भी साधन हैं और जो भी संपत्ति है, उसका सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए, कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए। और जो समाज है, समाज कुछ वॉलंटरी एसोसिएशंस बनाने चाहिए, वॉलंटरी एसोसिएशंस, संस्थाएं बनानी चाहिए जिनके द्वारा समाज गवर्न किया जाए, जिसके द्वारा समाज ऑर्गेनाइज किया जाए। अब कौन से वॉलंटरी और एसोसिएशंस की बात करते हैं बाकुनिन? वो कहते हैं कि पीजेंट कम्यून्स यानी कृषक संघ, ट्रेड यूनियंस यानी श्रमिक संघ, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाएं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट ना किए जाएं, जिनके ऊपर सरकार का स्वामित्व ना हो और वही समाज को ऑर्गेनाइज करे, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करें। ऐसे एसोसिएशंस की बात करते हैं बाकुनिन। अब जो बाकुनिन हैं वो कार्ल मार्क्स के फॉलोवर हैं, एक मार्क्सिस्ट हैं मिखाइल बाकुनिन। लेकिन कार्ल मार्क्स के साथ मिखाइल बाकुनिन का एक कॉन्फ्लिक्ट है, उनका विरोध है, मतभेद है। वो किस बात पर है? हम जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने बात की थी सर्वहारा की तानाशाही की, यानी पूंजीवाद को समाप्त कर दिया जाए और कुछ समय के लिए स्टेट को समाप्त करने के लिए, पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए सर्वहारा की तानाशाही की स्थापना की जाए। लेकिन बाकुनिन कहते हैं कि जब तक स्टेट पूरी तरीके से अबॉलिश नहीं हो जाता, जब तक स्टेट पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता, तब तक एक रिवॉल्यूशन हो ही नहीं सकती, रिवॉल्यूशन अचीव ही नहीं की जा सकती। आपने पूंजीवाद के स्टेट को हटा दिया, पूंजीवादी राज्य को हटा दिया, लेकिन अब आप वापस एक स्टेट ही ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो, सर्वहारा की तानाशाही आप स्थापित करने जा रहे हो, तो वो भी एक स्टेट का ही एक सिंबल है। तो जब तक स्टेट पूरी तरीके से अबॉलिश नहीं हो जाता, तब तक एक रिवॉल्यूशन हो ही नहीं सकती, समाज में परिवर्तन आ ही नहीं सकता क्रांति के माध्यम से। तो इस बारे में कार्ल मार्क्स और उसके जो डिसिपल्स हैं कार्ल मार्क्स के, उनके साथ मिखाइल बाकुनिन का एक कॉन्फ्लिक्ट है। अब बाकुनिन के बाद हम देखते हैं एक और थिंकर हैं पीटर क्रोपोटकिन। पीटर क्रोपोटकिन ने क्या किया? इन्होंने एंटी ऑथोरिटेरियन जो बिलीव्स थे उनको कंबाइन किया कम्युनिज्म के साथ, साम्यवाद को और जो सत्ता विरोधी विश्वास थे उनको इन्होंने कंबाइन किया और एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम की बात की जो कि कम्युनल ओनरशिप पर बेस हो। ठीक है, सामूहिक स्वामित्व की इन्होंने बात की और इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार उत्पादित करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार उपभोग कर लेगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति जितना योग्य है उतना वो कार्य करेगा और उसे जितनी आवश्यकता है उतना समाज में से वो वापस ले लेगा। क्रोपोटकिन जो है वो सभी के उपभोग की बात करते हैं, सभी के कल्याण की बात करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो अनप्रोडक्टिव हैं, जो प्रोडक्ट करने में कैपेबल नहीं हैं, उत्पादन में सक्षम नहीं हैं, उन्हें भी कंजम्पशन का राइट होगा, वो भी कंज्यूम कर पाएंगे। ऐसे समाज की बात करते हैं पीटर क्रोपोटकिन। अब हम एक नज़र डालते हैं एनार्किज्म और वायलेंस के रिलेशनशिप के ऊपर कि अराजकतावाद और हिंसा इन दोनों का क्या संबंध है। फ्रेंड्स, जो क्रोपोटकिन थे और जो अदर एनार्किस्ट थे, जो मेन अराजकतावादी थे, प्रमुख अराजकतावादी, वो क्या कहते थे कि एनार्किज्म एक रैशनल थ्योरी है, एक विवेकशील थ्योरी है और एक प्रैक्टिकेबल डॉक्ट्राइन है ये, यानी एक व्यावहारिक है, इसको वास्तविकता में उतारा जा सकता है, ऐसी थ्योरी है क्या? एनार्किज्म।
लेकिन इतिहास में कुछ ऐसी हिंसक घटनाएं हुई, ऐसी हिंसक घटनाएं घटी जिनके द्वारा ये जो एनार्किज्म था इसकी छवि खराब हो गई, इसकी एक नेगेटिव इमेज हमारे सामने आई। अब हम एक बार नज़र डालते हैं कि वो ऐसी हिंसक गतिविधियां कौन सी थीं। फ्रेंड्स, 1881 में जो ज़ार अलेक्जेंडर सेकंड था उसका असैसिनेशन, उसकी हत्या कर दी गई थी। 1901 में एक लोन गनमैन, एक बंदूकधारी के द्वारा अमेरिकन प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली का मर्डर कर दिया गया था। अब ये सब जो घटनाएं हो रही थी, यानी हेड ऑफ द स्टेट, अगर इनको असैसिनेट, इनको मर्डर किया जा रहा था, इनका मर्डर किया जा रहा था, तो सीधा सा शक उठता है एनार्किस्ट्स के ऊपर। क्योंकि एनार्किज्म क्या थी? एक स्टेटलेस थ्योरी थी, वो स्टेट को समाप्त करने की बात करती है। तो जो गवर्नमेंट थी, जो प्रेस थी, उन्होंने क्या फैलाया? उन्होंने ये बात फैलाई कि ये जो एनार्किस्ट हैं, ये हेड ऑफ द स्टेट की हत्या कर रहे हैं, ये जबरन इनको मार रहे हैं और एक स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से एक नेगेटिव इमेज बनाई गई एनार्किस्ट की। जबकि ये जो ज़ार अलेक्जेंडर सेकंड था जिसकी हत्या की गई थी 1881 में, ये वास्तव में निहिलिस्ट्स के द्वारा की गई थी। लेकिन क्योंकि स्टेटलेस थ्योरी किसकी थी? एनार्किस्ट की थी, इसलिए सीधा शक गया एनार्किस्ट्स के ऊपर। अब ये जो वायलेंट प्रैक्टिसेस हो रही थी समाज के अंदर, ये हो क्यों रही थी? एक था प्रोपेगेंडा बाय द डीड, ये एक थ्योरी थी, प्रोपेगेंडा बाय द डीड। इट वॉज एन डायरेक्ट एक्शन थ्योरी। डायरेक्ट एक्शन यानी कि कोई भी अगर हमें कार्य करना है तो उसकी प्रत्यक्ष कार्यवाही की जाए, है ना। ये एक थ्योरी थी प्रोपेगेंडा बाय द डीड। लेकिन जो एनार्किस्ट थे उन्होंने इसको इल डिफाइन किया, इसको मिस इंटरप्रेट किया और इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? इन्होंने वायलेंस करना शुरू कर दिया, इन्होंने हिंसा करना शुरू कर दिया, इन्होंने बम फेंकना शुरू कर दिया, इन्होंने हेड्स ऑफ द स्टेट्स को मारना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से ये हिंसक गतिविधियां करने लगी। और इसमें एक सॉमिनल फिगर, एक प्राथमिक भूमिका कौन निभाता है? मैक्स टर्नर। मैक्स टर्नर की एक बुक थी द ईगो एंड हिज ओन। द ईगो एंड हिज ओन में मैक्स टर्नर ने बात की थी सेल्फ इंटरेस्ट की, सेल्फ ईगो की, इन्होंने बात की थी। लेकिन इनको मिस इंटरप्रेट किया गया, इनकी बुक के जो इनके थ्योरीज थी, इनके जो परसेप्शंस थे, उनको मिस इंटरप्रेट किया गया, गलत समझा गया। और एक हुए थे टकर ने इस बुक को पढ़ने के बाद, इनकी फ़िलॉसफ़ी को, स्टर्नर की फ़िलॉसफ़ी को पढ़ने के बाद ये कहा कि अगर हमें इंडिविजुअल की सॉवरेनिटी यानी व्यक्ति की संप्रभुता की अगर हमें रक्षा करनी है तो हमें सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ ईगो को हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा। हमें सेल्फ इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना पड़ेगा और सेल्फ इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए हम कोई से भी साधन अपना सकते हैं, हम वायलेंस भी कर सकते हैं। किस लिए? सेल्फ इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए। तो इस प्रकार से जो एनार्किज्म था वो वायलेंस का दूसरा नाम बन चुका था, यानी बहुत सारी हिंसक गतिविधियां होने लगी थी। लेकिन उसी समय में जब ये हिंसक गतिविधियां हो रही थी, एक स्पिरिचुअल एनार्किज्म नाम की थ्योरी आई। स्पिरिचुअल एनार्किज्म एंड एनार्को सिंडिकलिज्म। सबसे पहले देखते हैं स्पिरिचुअल एनार्किज्म क्या था। स्पिरिचुअल एनार्किज्म, इसको डिराइव किया लियो टॉल्स्टॉय ने। लियो टॉल्स्टॉय, ये जो एंटी ऑथोरिटेरियन करंट चल रही थी, सत्ता विरोधी जो लहर चल रही थी, उसके विरोध में, उसी के साथ में लियो टॉल्स्टॉय ने भी अपनी बात कही। इन्होंने राज्य को समाप्त करने की बात कही। हालांकि लियो टॉल्स्टॉय अपने आप को एक अराजकतावादी, एक एनार्किस्ट नहीं मानते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने स्टेट को समाप्त करने की बात कही, इसलिए उन्हें भी एक एनार्किस्ट, एक स्पिरिचुअल एनार्किस्ट यानी दार्शनिक समाजवादी मान लिया जाता है। अब लियो टॉल्स्टॉय क्या कहते हैं कि एक मोरल वर्ल्ड के लिए, एक नैतिक समाज के लिए जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ रह सके, उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें स्टेट को डिस्ट्रॉय करना होगा, हमें
राज्य का अंत करना होगा, ये बात कही लियो टॉल्स्टॉय ने। लेकिन इन्होंने हिंसा का पूर्ण विरोध किया। जो हिंसक गतिविधियां हो रही थी उसके विरोध में इन्होंने कहा कि हमें राज्य को तो समाप्त करना है, लेकिन उसके टूल्स क्या होंगे? उसके टूल्स होंगे बिल्कुल नॉन वायलेंट, यानी अहिंसक होंगे। इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस की बात की, सविनय अवज्ञा की बात की, और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस यानी अहिंसात्मक प्रतिरोध की बात की। किसने? लियो टॉल्स्टॉय ने। एक और थ्योरी हमारे सामने आती है एनार्को सिंडिकलिज्म, यानी अराजक श्रमिक संघवाद, अराजकतावादी श्रमिक संघवाद। ये क्या था? 1890 से लेकर 1930s तक जो एनार्किस्ट एक्टिविटी थी, अराजकतावादी गतिविधियां थी, वो कहाँ सेंटर्ड हो गई थी? वर्किंग क्लास के अंदर। वर्किंग क्लास और वर्किंग जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, यानी श्रमिकों के जो संगठन थे, श्रमिकों का जो वर्ग था, श्रमिक वर्ग, उसमें उसने एनकम्पास कर लिया था एनार्किज्म को, और यही कहलाया एनार्को सिंडिकलिज्म, यानी अराजकतावादी श्रमिक संघवाद। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने फ्रीडम के लिए, इन्होंने अपने राइट्स के लिए क्या किया? पूंजीवाद का विरोध किया, औद्योगिकीकरण का विरोध किया। इन्होंने एक जनरल स्ट्राइक करी, इन्होंने हड़तालें करना शुरू कर दिया। ये जो मज़दूर थे ये इंडस्ट्रीज़ में नहीं जाते थे, इंडस्ट्रीज़ में जाना बंद कर दिया इन्होंने। और वे सोचते थे कि अगर हम ऐसा करेंगे, इंडस्ट्रीज़ में जाना बंद कर देंगे, तो अगर हम ही नहीं जाएंगे इंडस्ट्रीज़ में तो प्रोडक्टिविटी होगी नहीं, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो क्या हो जाएगी? जर्जर हो जाएगी, वो पैरालाइज हो जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? शट डाउन इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, विभिन्न इंडस्ट्रीज़ में, विभिन्न उद्योगों में इन्होंने शट डाउन करना स्टार्ट कर दिया। और ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो था, ये इसका जो एरिया था वो था लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में जैसे मैक्सिको, अर्जेंटीना और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इटली, फ्रांस, स्पेन, इन सब में इन्होंने ये सारी गतिविधियां चालू की। लेकिन 1939 में फ्रांको की नेशनलिस्ट जो फोर्सेस थी, फ्रांको की नेशनलिस्ट फोर्सेस की विजय हो गई। और साथ ही जैसा हम जानते हैं 1939 में एक और क्या घटना हुई थी विश्व में? द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो ये जो एनार्को सिंडिकलिज्म था, ये जो अराजकतावाद था, ये अपने एंड पर पहुंच गया था, यानी इसका एक तरीके से इसका समापन हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। और भी कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हुई जिनके कारण ये जो अराजकतावादी विचारधारा थी, श्रमिक संघवाद, ये खत्म हो गया। लेकिन एक बात मेंशन करने योग्य है, ये नोटेबल फैक्ट है कि ये जो एनार्किज्म था उस समय तक, यानी 1939 तक, ये जो एनार्किज्म था ये पूरे ग्लोब पर, यानी पूरे ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड वाइड ये जो एनार्किज्म था ये फैल चुका था। ईस्ट एशिया, एशियन कंट्रीज़, ईस्ट एशिया और भी जो सब कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज़ थी वहाँ तक, जैसे चाइना, जापान, यहाँ तक भी ये पहुँच चुका था एनार्किज्म। इसका प्रभाव वहाँ देखा जा सका था। चाइना में अगर हम देखें तो माओ जेडोंग के नेतृत्व में अराजकतावादी विचारधारा का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था चाइना में। इस प्रकार से एनार्किज्म जो विचारधारा थी ये पूरे विश्व में फैल चुकी थी। अब हमने एनार्किज्म को देख लिया कि ये क्या है, लेकिन अब इसकी महत्ता वर्तमान समय में ये कितना महत्वपूर्ण है वो हम जानेंगे। इट्स सिग्निफिकेंस इन प्रेजेंट टाइम। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसा कोई भी राज्य वर्तमान में नहीं है, ऐसा कोई भी देश वर्तमान में नहीं है जहाँ पर गवर्नमेंट ना हो, जहाँ सरकार ना हो या किसी भी प्रकार की हेड अथॉरिटी ना हो। ठीक है, सत्ता का अभाव किसी भी देश में नहीं है वर्तमान समय में। तो ये जो आइडियोलॉजी है ये अनरियलिस्टिक लगती है। सेल्फ कंटेन्ड आइडियोलॉजी एनार्किज्म अपीयर्स अनरियलिस्टिक, अवास्तविक, अव्यावहारिक लगती है ये। और हम अगर देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ, औद्योगिकरण, उसके बाद जो स्टेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, जबकि एनार्किस्ट क्या कहते हैं कि स्टेट को ख़त्म कर देना चाहिए, जबकि उसके विपरीत वर्तमान में क्या हो रहा है? स्टेट की जो अथॉरिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो एनार्किज्म यही इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, अव्यावहारिक, अमहत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से यह महत्वपूर्ण है, इसकी कुछ सिग्निफिकेंस तो है। अब वो क्या है? Anarchism has inspired many other political tradition and ideologies by acting as a source of critical ideas। यानी इसने जो कोर आइडियाज़ हैं, जो कई
पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ है, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं, उनको कई कोर आइडियाज़ दिए, मेन आइडियाज़ दिए, जैसे कि फेमिनिज्म। फेमिनिज्म में क्या कहा गया था कि पुरुष हैं, पुरुष महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, पुरुष शक्ति का प्रतीक थे, पुरुष सत्ता का प्रतीक थे। जैसे कि इन्होंने बात की थी राज्य की, सरकार सत्ता का प्रतीक थी, वैसे ही यहाँ पुरुष और महिलाओं के बीच में सत्ता का प्रतीक है पुरुष। तो इन्होंने फेमिनिस्ट जो थे, नारीवादी महिलाएं जो थी, इन्होंने अपना विचार डिराइव किया एनार्किज्म से कि किसी भी प्रकार की सत्ता, किसी भी प्रकार की शक्ति का विरोध होना चाहिए, उनका रिजेक्शन होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार की शक्ति का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, शासक और शासित जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, सब बराबर, सब समान होने चाहिए। ये विचार, ये जो परसेप्शन था, ये डिराइव किया एमा गोल्डमैन नाम की एक महिला थी, एक फेमिनिस्ट थी, उन्होंने अपना ये परसेप्शन डिराइव किया एनार्किज्म से। तो ये जो एनार्किस्ट आइडियाज़ थे, इनका यूज़ किया जाने लगा पावर के रिलेशंस को रेजिस्ट करने में, यानी शक्ति के जो भी प्रतीक थे उनका विरोध करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, एक इंटेलेक्चुअल सपोर्ट किसने दिया, एनार्किज्म ने। तो इस प्रकार से इसका सिग्निफिकेंस कुछ क्षेत्रों में देखा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आइडियोलॉजी एनार्किज्म। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।